ताकि राजनीतिक हथकंडे हैं विरोधियों के और जनता को गुमराह करने के लिए इस तरीके का आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। काम करना ये भी विरोधियों का फंडा है। जीताना और हराना किसी के हाथ की बात नहीं होती। ये जनता का अपना स्वयं एक निर्णय होता है। आरोप प्रत्यारोप लगाना मैंने पहले भी आपको जवाब दिया कि इसमें केवल किसी भी व्यक्ति को केवल एक जुबान हिलानी पड़ती है। इससे ज़्यादा उनको कोई आवश्यकता नहीं होती। राजनीति में आरोप लगना कोई नई बात नहीं है, लेकिन अगर आरोप बेहद गंभीर हो तो सवाल पूछना लाजमी हो जाता है। और सवाल पूछना इसलिए भी लाजमी हो जाता है क्योंकि वो नेता चुनाव लड़ रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी अंता विधानसभा में है और चुनावी प्रचार कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया कर रहे हैं। लगातार गांवों में जा रहे हैं और हमें भी मिल गए हैं। उनसे सीधी बातचीत करते हैं और जानते हैं कैसा चल रहा है उनका प्रचार, किस तरह की दिनचर्या रहती है और जो आरोप लग रहे हैं उन पर उनका क्या कुछ कहना है। भाई साहब, कैसी चल रही है तैयारी? प्रचार बहुत अच्छा चल रहा है जी। जनता का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। आपने भी अभी 3-4 गाँव में आप साथ रहे हैं। तो जो मैंने अंता विधानसभा क्षेत्र के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गगण, मातृशक्ति, युवा साथियों को सभी को जो गणेश मान का जो मैंने सेवा की है, तो मुझे पूरा आत्मविश्वास है कि जनता का इस बार मुझे पूरा समर्थन मिलेगा और जनता मुझे आशीर्वाद प्रदान करेगी। क्या वजह रही, क्योंकि 5वां चुनाव आप लड़ रहे हैं विधानसभा का, कई बड़े पदों पर आप रहे हैं, कांग्रेस के कद्दावर नेता आप माने जाते हैं, अशोक गहलोत के करीबी आप माने जाते हैं, लेकिन इतनी तमाम चीजों के बावजूद पिछला चुनाव आप हार गए। आपने तो कद्दावर नेता की जो बात की, मैं तो एक जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हूँ। और आपने चुनाव हारने की जो बात की, जो भारतीय जनता पार्टी का जो एक मूल फंडा है कि झूठ बोलो और एक झूठ को 100 बार बोलो ताकि वो सत्य में परिवर्तित हो जाए। तो पिछले चुनाव में भी उन्होंने झूठ का सहारा लेकर जनता को गुमराह किया और जनता ने जो परिणाम दिया, जनता का परिणाम हमेशा सर्वोपरि होता है, सर माथे होता है। हमने उसको स्वीकार किया। लेकिन 20 महीने में अंता विधानसभा क्षेत्र की जनता उन अच्छी तरह समझ चुकी है कि उनकी कथनी और करनी में अंतर है। भाई साहब, क्या लगता है कि लोग बहुत कुछ कह रहे हैं और लोगों का काम है कहना, लेकिन उनका ये कहना है कि कंवरलाल मीणा को जो सजा मिली, बीजेपी चाहती तो उन्हें बचा सकती थी। इस बात में आप कितनी सच्चाई मानते हैं? वो एक न्याय प्रक्रिया है और आप कह रहे हैं कि बीजेपी बचा सकती थी, तो ये उनका इंटरनल मामला है। मैं इसमें कोई कमेंट्स करना नहीं चाहता। हम तो संविधान में विश्वास रखते हैं और संविधान को बचाने के लिए हमारे युवा नेता राहुल गांधी जी संघर्ष कर रहे हैं। तो जो एक न्यायिक प्रक्रिया है, उनको हाई कोर्ट से लोअर कोर्ट से सज़ा हुई, हाई कोर्ट से वो सज़ा बहाल रही, सुप्रीम कोर्ट से भी 3 जजों की बेंच में उसको यथावत रखा गया। तो वो एक न्याय प्रक्रिया है। जैसा उन्होंने कर्म किया वैसा उनको सज़ा मिली। आप क्या मानते हैं कि अंत में किस तरह की राजनीति होती है? क्योंकि हम जब लोगों से बातचीत कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि मुद्दे कहीं गौण हो गए हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है, किसी भी क्षेत्र में समस्याएं हर क्षेत्र में होती हैं, लेकिन लोग उस पर बात करने की बजाय बात कर रहे थे कि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी या निर्दलीय प्रत्याशी जो मैदान में है उनकी बात कर रहे थे, जातीय समीकरणों की बात कर रहे थे। मैंने मेरे राजनीतिक जीवन में सभी जाति, सभी धर्मों को मेरा परिवार माना है और मैंने कभी मेरे राजनीतिक जीवन में इस चीज़ को कभी कि भी कोई जाति विशेष को मैंने हमेशा सबका सम्मान किया है और मैं मरूंगा जहाँ तक सभी का सम्मान करूंगा, ये मेरे संस्कार में है। तो मैंने तो कभी इतने चुनाव लड़े, मुझे कोई जाति का उसका ऐसा मुझे कोई असर नज़र आता नहीं है। मुझे तो हमेशा 36 कौम ने
सभी जाति सभी धर्म के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गगण, मातृशक्ति और युवा साथियों ने मुझे हमेशा स्नेह दिया है, प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है और इस चुनाव में भी वो मुझे निश्चित देंगे, मुझे पूरा भरोसा है। जब चूंकि आप 2 बार विधायक रहे, तो ऐसे कौन कौन से काम थे जो आपने करवाए और आपको लगता है कि ऐसे काम तो जो मैंने करवाए हैं ये बहुत अच्छे काम है और लोगों का इसका बहुत फायदा मिला है? मैं विधायक 2 बार नहीं रहा, मैं 3 बार रहा हूँ। जी 2 बार मंत्री रहा हूँ। जी। और काम की जहाँ बात है तो ईश्वर ने जो आशीर्वाद दिया और जनता ने जो वोट की ताकत दी, मैंने उसका पूरा सदुपयोग करने का प्रयास किया है। 2008 में जब कांग्रेस की सरकार बनी तब मुझे पीडब्ल्यूडी मंत्री बनने का सौभाग्य मिला। राजस्थान के इतिहास में पहली बार हर विधानसभा क्षेत्र में 5 धार्मिक स्थानों को सड़क से जोड़ने का एक अनूठा प्रोजेक्ट हमारे लोकप्रिय नेता गहलोत जी के आशीर्वाद से हमने तैयार किया। और चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय विधायक हों, चाहे बसपा के सम्मानीय विधायक हों, निर्दलीय सम्मानीय विधायक हों, कांग्रेस के सम्मानीय विधायक हों, सभी से अभिशंसा लेकर हर विधानसभा क्षेत्र में 5-5 धार्मिक स्थानों को सड़कों से जोड़ने का जो प्रोजेक्ट किया, वो अपने आप में एक अनूठी पहल थी और राजस्थान के इतिहास में पहली बार धार्मिक स्थानों को सड़कों से जोड़ने का वो कार्य हुआ। तो इसके अलावा उसी कार्यकाल में परवन व्रत परियोजना, जो इस क्षेत्र की एक अहम मांग थी, जिस जगह अभी हम इस गांव में जो बूंदी बिजोरा में बैठे हैं, ये ज़मीन भी उसी परवन के कमांड क्षेत्र में शामिल की गई है। उससे लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर ज़मीन सिंचित होगी, 1500 गाँवों को पेयजल पीने का मीठा पानी मिलेगा। उसके लिए जब 2008 में मैं चुनाव लड़ा था तो हमारी कांग्रेस की तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मान्य सोनिया गांधी जी आई थी और मैंने बड़ा बालाजी पे वो कार्यक्रम था, लगभग 2-2.5 लाख जन सैलाब था उस कार्यक्रम में। मैंने वहाँ संकल्प लिया था कि अगर 12 जिले की जनता ने चारों सीटें कांग्रेस को जिताई और कांग्रेस की सरकार बनी तो मैं परवन को स्वीकृत करा के रहूँगा, नहीं तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। काम बहुत बड़ा था और जब जनता ने आशीर्वाद दिया, चारों सीटें 2008 में कांग्रेस की जिताई और कांग्रेस की सरकार भी बनी, मैं मंत्री भी बना। जब मैंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को बुलाकर बैठक ली और परवन पे जब डिस्कस की तो उन्होंने कहा साहब इसकी इतनी सारी औपचारिकता है कि ये औपचारिकता पूरी होने में कम से कम 15 साल 20 साल लगेंगे। तो एक रिटायर्ड एसी को कांटेक्ट पे रखा और पूरा जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ी पूरा फॉलोअप किया और 2013 में उसको पूरा उसकी सैंक्शन जारी करवाकर CWC से क्लियर करवाकर फॉरेस्ट क्लियरेंस से क्लियर कराकर उसकी एंडएफ जारी कराकर हमारे युवा नेता सम्मान्य राहुल गांधी जी, हमारे लोकप्रिय नेता सम्मान्य गहलोत साहब के मुख्य अतिथि और अध्यक्षता में उसका शिलान्यास हुआ 2013 में। आज उस योजना से 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। साथ ही पिछली जो हमारी सरकार रही उसमें उसी योजना से एक पेयजल योजना स्वीकृत करवाई जिसमें 12 जिले के 907 गांव, क्योंकि हमारी जो अंतर विधानसभा है इसमें तो हमने जो पेयजल के 80% गाँव को पहले बड़ी पेयजल योजना से ऑलरेडी हमने जुड़वा दिया था प्रयास करके। अंता नागदा बलदेवपुरा कराई, मतलब यहाँ से वो नागदा दह है वो लगभग यहाँ से 35-40 किलोमीटर है। आज इस गांव में भी उस योजना का पानी आता है। उधर सोनवा, उससे सीसवाली से 50 गांव उसमें शामिल हैं। सिंगोला, उससे मांगरोल शहर से 25 गांव उसमें शामिल हैं। शाहगढ़ पेयजल योजना उसमें 85 गांव शामिल है। शाहगढ़ का पानी कोयला होके बड़ा होके बहुत होके ठेठ उधर ईसरपुरा बटवाड़ा तक, उधर कल्याणपुरा तक, उधर सुनलक बैलखेड़ी तक उसको शामिल करवाया। लेकिन 12 के जो 907 गांव जो बड़ी पेयजल योजना से वंचित थे
उनके लिए 3,594 करोड़ रुपए की पेयजल स्कीम स्वीकृत करवाई, उसकी एनडेप जारी कराई। और जब वो योजना पूरी होगी तो 12 जिले का एक भी गांव बड़ी पेयजल योजना से वंचित नहीं रहेगा, क्योंकि आने वाला जो समय है, जो सबसे बड़ा संकट आएगा वो पीने के पानी का आएगा। उसको मद्देनज़र रखकर ये ऐतिहासिक कार्य करवाया। उसी कार्यकाल में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, कोटा से बिना डबल ट्रैक रेलवे लाइन स्वीकृत करवाई, पूरी इलेक्ट्रीफाइड उसको स्वीकृत करवाया। 2600 करोड़ रुपए की वो योजना है। 95% काम पूरा हो चुका है, 2-5% और बाकी है। जब वो काम पूरा होगा तो निश्चित जितनी भी ट्रेनें साउथ जाती हैं नागदा होके, वो सभी ट्रेनें 12 होके जाएंगी। तो जब कोई भी स्थान में जब यातायात और पानी की इन सब चीज़ों की जब सुविधा होती है तो वहाँ पर फिर औद्योगिक विकास भी होता है, अन्य व्यापारिक विकास भी होता है। तो इसका फ़ायदा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में अंता विधानसभा क्षेत्र सहित पूरे 12 जिले की जनता को मिलेगा। आपने जिस परियोजना का जिक्र किया है, पेयजल परियोजना का, क्या वाकई उसका पानी अब गांव के लोगों को मिल रहा है? क्योंकि आप जिस गांव में अभी पहले जाकर के आए, लोगों ने आपके सामने ही कहा कि पानी ही बंद हो गया है। नहीं, वो पानी आ रहा है। उनका ये कहना था कि साहब ये जो ऊंची बस्तियां हैं उनमें पानी नहीं आ रहा है। तो मैंने अभी उनको यही कहा कि उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे और जहाँ आवश्यकता होगी और उसको उस समस्या का भी समाधान करेंगे। गांव के लोगों को पानी देने की बात हुई, लेकिन क्या औद्योगिक क्षेत्र के लोगों को जो पानी मिलना था वो आपने ज्यादा करवा दिया, ऐसा कुछ भी था क्या? ये सब राजनीतिक हथकंडे हैं विरोधियों के, और जनता को गुमराह करने के लिए इस तरीके का आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। काम करना, उसको स्वीकृत करवाना, उसको ज़मीन पे क्रियान्वित करना, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और आरोप प्रत्यारोप लगाने में खाली आदमी को ज़ुबान हिलानी पड़ती है। आज विकास की आप बात करें, पिछले कार्यकाल में मेडिकल कॉलेज कराया, अंता में उपजिला चिकित्सालय कराया, आज करोड़ों रुपए की बिल्डिंग बन रही है। मांगरोल में उपजिला चिकित्सालय कराया, करोड़ों रुपए की बिल्डिंग बन रही है। और मतलब एक जो जनता से जुड़े हुए जितने भी सेक्टर हैं, चाहे सिंचाई हो, पेयजल हो, चिकित्सा हो, शिक्षा हो, सड़क हो, विद्युत हो, हर सेक्टर में ऐतिहासिक कार्य जब जब जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया वो मैंने करने का पूरा पूरा प्रयास किया है। वो मौके पे जनता को और आम जन को नज़र आता है। भाई जी, आप क्योंकि मेडिकल कॉलेज का जिक्र कर रहे हैं, ऐसा कहा जाता है कि जिसको भाया चाहते हैं या जो उनके अपने हैं उनके लिए वो सब कुछ करते हैं, और जिनके लिए जो उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं उनको हराने के लिए या उनको पीछा करने के लिए वो कोई कोर कसर भी नहीं छोड़ते हैं। ऐसा है साहब कि ये भी विरोधियों का फंडा है। जीताना और हराना किसी के हाथ की बात नहीं होती है। ये जनता का अपना स्वयं निर्णय होता है। जनता बहुत समझदार है और बहुत समझदारी से निर्णय करती है। तो ये जनता का जो निर्णय होता है वो हमेशा हम स्वीकार करते हैं, चाहे वो जीताएं चाहे वो हारें। जनता ही गणेश है। और हमने अंता विधानसभा क्षेत्र के और मेरे पिता तुल्य बुजुर्गगण, मेरे मातृशक्ति युवा साथियों को हमेशा गणेश का स्वरूप मानकर मैंने सेवा की है, पूरी समर्पित भाव से की है। और 36 कौम, सभी जाति, सभी समाज, सभी धर्मों को साथ लेकर ये सेवा करने का मैंने प्रयास किया है। भाई जी, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, दोनों ही के कार्यकर्ता ये आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस बीजेपी यहाँ पर मिली हुई है। और आप जिन विरोधियों की बात करें, आखिर वो विरोधी कौन है? क्योंकि अगर ये कहा जाता है, हम लोगों से भी मिले, कल बहुत गांव में गए, वहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का भी ये आरोप था। उन्होंने कहा कि वहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जाती है क्योंकि कांग्रेस बीजेपी मिली हुई है। ऐसा है कि बीजेपी के नेता उनका काम करते हैं, उनके नेता कार्यकर्ता उनका काम करते हैं। हम कांग्रेस विचारधारा में क्यों आस्था रखते हैं, तो हम हमारी विचारधारा हमारे नेताओं के मार्गदर्शन के अनुरूप हम हमारा काम करते हैं। ये आरोप प्रत्यारोप लगाना मैंने पहले भी आपको जवाब दिया कि इसमें केवल किसी भी व्यक्ति को केवल एक जुबान हिलानी पड़ती है, इससे ज़्यादा उनको कोई
आवश्यकता नहीं होती है। तो आरोप प्रत्यारोप हर व्यक्ति के अपने निजी विचार हैं और निजी विचार कोई भी कुछ प्रकट कर सकता है, वो इसके लिए स्वतंत्र है। मैं क्योंकि फील्ड में जाकर आई हूँ और जो लोगों ने कहा वो मैं आपको बता रही हूँ। एक चर्चा ये भी है कि क्यों बीजेपी के स्टार प्रचारकों में हीरालाल नागर का नाम नहीं है। ये उनका भारतीय जनता पार्टी का अपना निर्णय है, इसमें हम तो इसमें क्या कमेंट्स कर सकते हैं। नहीं, लेकिन क्या कोई वजह आपको नजर आती है? मेरे को तो इसमें कोई वजह नज़र नहीं आती है। तो उनका अपना पार्टी का निर्णय है, जिसकी जहाँ उनको आवश्यकता समझते हैं उसको उन्होंने लिया होगा, जिनकी आवश्यकता नहीं समझते उनको नहीं लिया होगा। ये उनका निर्णय है अपना। आपके परिवार की ही अगर बात करें, आपके जो बेटे हैं वो युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, पत्नी जिला प्रमुख है, आप विधायक का चुनाव लड़ते रहते हैं, तो क्या परिवार तक ही राजनीति सीमित रह गई है या क्योंकि और लोगों को भी मौका मिलना चाहिए? ऐसा है कि न तो मैंने कभी ये परिवारवाद में कोई विश्वास किया। आज यूथ कांग्रेस का मेरा बालक है तो वो निर्वाचित चुनाव लड़ा है, जीता है। मेरी धर्म पत्नी उर्मिला जी जिला प्रमुख हैं, तो जनता ने उनको चुनाव लड़ाया, जिताया और वो प्रमुख बनी। तो ये जनता का निर्णय है भाई। कोई नॉमिनेटेड पद तो है नहीं कि भाई मैंने मेरे परिवार के किसी व्यक्ति को कोई नॉमिनेट करा दिया हो। तो अब रही बात, अगर कोई निर्णय चुनाव के जरिए होता है, मतदान से होता है, तो हर नागरिक को स्वतंत्र अधिकार है। ये भी आरोप लगता है कि भाया जी चूंकि ऐसी राजनीति करते हैं कि किसी को पनपने नहीं देते। एक जवाब और दे दूँ मैं आपको, पहले आपको वाला जी। कि आपने कहा कि भाई इस 12 जिले की धरा पे जितने हमने युवाओं को आगे बढ़ाकर जो लीडरशिप जो डेवलप की है, वो अपने आप में एक इतिहास है। आप मैं अगर नाम गिनाने लगूं, हमारे साथी चाहे पानाचंद जी हों, पूर्व विधायक निर्मला जी हों, राजेंद्र भूमलिया जी जो वाल्मीकि समाज से थे, ज्योति पारस जो जाटो समाज से है, कौशल जी सुमन जो माली समाज से थे। मतलब हमने हर जाति समाज के युवाओं को राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम किया है। वो अपने आप में इतिहास उसका गवाह है। किससे सीधी टक्कर मान रहे हैं, बीजेपी के प्रत्याशी से या फिर नरेश मीणा से? वो जिसका आप नाम ले रहे हो वो तो खाली बीजेपी का टूल है। वो तो मैं नहीं कह रहा ये बात, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कैबिनेट मंत्री सम्मान्य डॉक्टर किरोड़ जी की वीडियो आपने भी सुनी होगी, और नहीं सुनी हो तो मैं आपको भिजवा दूंगा। उन्होंने कहा कि वे नरेश को तो मुख्यमंत्री जी ने खड़ा किया उनियारा में। ये घटनाक्रम छपड़ा में हुआ। तो मैं नहीं कह रहा, ये खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं। तो वो तो बीजेपी का टूल है खाली कांग्रेस को डैमेज करने के लिए। लेकिन जनता बहुत अच्छी तरह समझती है और जनता उनको जवाब देगी। तो मतलब सीधी टक्कर आपकी मोरपाल सुमन जी से है? मैं तो आपसे क्या कहा कि टक्कर ये चीज़ मैं मानता ही नहीं हूँ। प्रजातंत्र में जनता का निर्णय सर्वोपरि होता है। वो तो आपने नाम लिया तो मैंने बता दिया कि कौन क्या है कौन क्या नहीं। लेकिन रात में चर्चा तो होती ही होगी ना कि ये प्रत्याशी आगे है, इनसे थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है, या इनका प्रचार अच्छा चल रहा है, तो ऐसी कोई चर्चा नहीं होती रात में? मैं ईश्वर में भरोसा करता हूँ और मेरे कर्म में भरोसा करता हूँ। सुबह नहा धो के भगवान की आराधना करके आराम से प्रचार में निकलता हूँ, और मेरा जो शेड्यूल होता है उसको पूरा करके और आराम से चैन की नींद सोता हूँ। एक जो बेहद गंभीर आरोप आप पर लगता है और विपक्ष आपको खनन माफिया बुलाता है, खनन को लेकर आप पर आरोप लगता है, फर्जी जो पट्टे हैं उनको लेकर आप पर आरोप लगता है, तो एक आरोप ये भी है कि आपने एक सिलिकॉन की एक जो खदान थी वो थी, और वो आपने जो भरतपुर के विधायक हैं उनके साथ लेकर ली थी, उस पर कितनी सच्चाई है? मेरा तो मैं 5 साल माइनिंग मिनिस्टर रहा। मेरे तो राजस्थान के पूरे भारत में कहीं भी कोई माइनिंग नहीं है, न मेरा माइनिंग का कोई काम है। मेरे को तो जो विरासत में मिला है खेती और मंडी का व्यापार, वही व्यापार मेरे पहले था
वही व्यापार मेरा आज है। तो ये आरोप प्रत्यारोप ये सब राजनीतिक द्वेषतावश लगाए जाते हैं, सब ये निराधार हैं। मैं इनका खंडन करता हूँ और ये केवल मात्र केवल जनता को भ्रमित करने के लिए ये इस तरीके के आरोप लगाए जाते हैं जो बिल्कुल निराधार हैं। आपके अपने ही आरोप लगाते हैं, नारा चलता है भाया रे भाया खूब खाया, एक तो पूरा गांव ही खाया। तो आखिर आप बता ही दीजिए कि उन लोगों को कि वाकई खाया क्या है ऐसा। ऐसा है कि मुझे कोई उनसे सर्टिफिकेट नहीं लेना है और मैंने आपको पहले जवाब दे दिया कि मैंने हमेशा जो एक जनप्रतिनिधि का नैतिक दायित्व और नैतिक धर्म होता है इस पॉलिटिक्स में उसी दायित्व और उसी धर्म को निभाने का पूरा प्रयास किया है। क्षेत्र में विकास, क्षेत्र में धार्मिक सेवा के कार्य और क्षेत्र में सामाजिक सेवा के कार्य। और रही बात आरोप प्रत्यारोप, तो वो लोग हैं कि हीन भावना रखकर, राजनीतिक दुर्भावना रखकर वो कोई भी कुछ कह सकता है। ये उनके निजी अपने सोच हो सकता है। मैं इसमें कोई कमेंट्स करना नहीं चाहता। ये मेरा सवाल नहीं है, जो चर्चा चल रही है वही मैं आपको बता रही हूँ। एक चर्चा मेडिकल कॉलेज को लेकर चल रही है कि मेडिकल कॉलेज आपने बनवाया लेकिन अपनों को जमीन दिला दी। एक चर्चा ये चल रही है कि आप सर्व समाज का सम्मेलन करवाते हैं और उसके बाद पटवारी से उस जमीन की नपाई करवाते हैं और फिर जमीन हड़प लेते हैं। मैंने तो न तो किसी की जमीन हड़पी और मेडिकल कॉलेज की आप बात कर रहे हो तो मेरी तो वहाँ भी 1 इंच ज़मीन नहीं है मेडिकल कॉलेज के यहाँ भी। मेडिकल कॉलेज तो यहाँ से 8 किलोमीटर दूर बन रहा था बाना से। बल्कि जिन लोगों का वहाँ कब्जा था उन लोगों को हमने जगह उपलब्ध कराई और उनको वहाँ स्थापित किया, उस जगह को खाली करवाया और हॉस्पिटल जिला चिकित्सालय के बिल्कुल नज़दीक मेडिकल कॉलेज स्वीकृत करवाया। तो मैंने आपको पहले ही कहा ना कि आरोप वो लगाते हैं जिन लोगों ने अपने जीवन में कोई काम तो किया नहीं और अच्छा काम उनको बुरा लगता है। तो ये सब निराधार चीज़ें हैं। और आप जो कह रहे हो कि निःशुल्क विवाह सम्मेलन किया और वो ज़मीन खरीद ली, मेरी तो वहाँ भी ज़मीन नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं, उन लोगों के आरोप प्रत्यारोप हैं जिन्होंने अपने जीवन में कुछ किया नहीं और खाली ईर्ष्यावश राजनीतिक दुर्भावना से वो मनगढ़ंत आरोप लगाते हैं। आप कह रहे हैं कि निंदा आप करता हूं। खनन मंत्री रहे और आपकी कोई माइनिंग रही नहीं है। अब अपने नाम से कौन माइनिंग अगर करेगा भी तो क्यों करेगा? मेरे तो न मेरे नाम से है, न मेरी 10 पीढ़ी में किसी मेरे परिवार के नाम से है और न मेरे कोई मिलने वालों के नाम से। आप बता दो अगर हो तो। मैं जी, तो ये तो खाली कयास कोई भी लगा सकता है, आरोप कोई भी लगा सकता है। इन चीज़ों की न तो हमने पहले कभी चिंता की और न आगे कभी चिंता करेंगे। आप कह रहे हैं कि नरेश मीणा बीजेपी के टूल हैं और चाहे देवली उनियारा हो या फिर यहाँ पर हो, वो चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के लिए। लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा? 20 महीने में तीसरा चुनाव वो लड़ रहे हैं, उनका खुद का भी तो राजनीतिक आधार है और शायद उसी को साबित करने के लिए वो चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा है कि मैं नहीं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री वरिष्ठ नेता डॉक्टर किरोड़ी जी ने कहा है। उसका उनका वीडियो आपने भी सुना होगा और अगर आपने नहीं सुना होगा तो मैं आपको भी भिजवा दूंगा। तो ये तो आप उनसे पूछो ये बात। लेकिन एक बार फिर से कि टक्कर किससे मान रहे हैं? बीजेपी से ही टक्कर मान रहे हैं आप? मैंने आपको कह दिया ना, मैं तो किसी से टक्कर नहीं मानता। मुझे जनता पे भरोसा है, जनता की मैंने सेवा की है निस्वार्थ भाव से। निश्चित जनता मुझे विजय श्री का आशीर्वाद देगी। एक अंतिम सवाल, चूंकि भरत सिंह कुंदनपुर अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो अपनी जीवन के अंतिम दिनों पर आप पर बहुत आरोप लगाते रहे और उन्होंने अपने घर के बाहर भी एक पोस्टर लगाया हुआ था जिसमें उन्होंने ही लिखा था भाया रे भाया खूब खाया और लगातार वो ये आरोप लगाते रहे। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि जो आरोप आपके अपने लगा रहे हैं, विपक्ष लगा रहे हैं, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? मैंने तो भरत सिंह जी, स्वर्गीय भरत सिंह जी हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, सम्मानीय थे। और मैंने तो उस टाइम पे भी जब मीडिया जब मेरे से इस बारे में पूछा, मैंने एक ही जवाब दिया कि भाई भरत सिंह जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, सम्मानीय हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं और मरते दम तक करता रहूँगा।
और आरोप और प्रत्यारोप की जो बात है, ये हर व्यक्ति की अलग अलग सोच होती है और हर व्यक्ति कोई भी अपने विचार व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है। हमारे यहाँ जो इतना बड़ा देश है तो अपने विचार व्यक्त करने के लिए कोई भी स्वतंत्र होता है। तो मैंने तो उनके आरोप को पहले भी कोई बुरा नहीं माना। आज वो ऊपर चले गए, जब भी मैंने आज भी यही कहता हूँ कि भरत सिंह जी हमारे सम्मानीय आदरणीय वरिष्ठ कांग्रेस के बहुत सम्मानीय लीडर थे और उनके लिए हमने जीते जी भी हमारे मन में सम्मान रखा और आज वो ईश्वर को प्यारे हो गए। आज भी हमारे मन में, मस्तिष्क में उनके प्रति वही सम्मान है जो पहले था। जी, क्योंकि कई लोगों ने आपके काम की भी तारीफ की है कि आपने पशु पक्षी जो चिकित्सालय है वो खुलवाया, जैन मंदिर बनवाया, या ऐसे कई काम हैं जो उन्होंने हमको बताया, सड़क का निर्माण करवाया। लेकिन अति पिछड़ा वर्ग जो कि यहाँ पर बहुतायत में है, उनके लिए ऐसा कोई कॉलेज वगैरह क्यों नहीं खुलवाया गया अभी तक? कांग्रेस के शासन में 12 जिले में हमने 15 तो कॉलेज खुलवाए। जिसने भी आपको जानकारी दी है कि नहीं खुलवाया वो गलत दी है। अंता में खुलवाया, मांगरोल में खुलवाया, किशनगंज में खुलवाया, नारगढ़ में खुलवाया, शाहबाद में खुलवाया, अटरू में खुलवाया, छबड़ा में खुलवाया, 2 कृषि महाविद्यालय खुलवाए, एक बारा में और एक कुशियारा शाहबाद में, क्योंकि हमारा जिला कृषि प्रधान जिला है। और भी नर्सिंग कॉलेज है। मतलब ऐसे शिक्षा के क्षेत्र में भी आज मेडिकल कॉलेज है। शिक्षा के क्षेत्र में भी 12 जिले में एक नए आयाम हमने स्थापित किए हैं, जिसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में जिले के हमारे युवा पीढ़ियों को बहुत संबल मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। जी, तो देखिए, ये थे प्रमोद जैन भाया, जिन्होंने हमारे सवालों का बेबाकी से जवाब दिया और उन्होंने ये बताया कि आरोप तो विपक्ष का काम है जो कि लगाते रहते हैं। उन्होंने जो काम किए हैं उनको भी बताया और नरेश मीणा को बीजेपी का टूल बताया है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं आंचल गुप्ता, राजस्थान तक के लिए।